नमस्कार एवं उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का टिहरी दौरा, वीरवाल दिवस पर गुरुद्वारे में टेका मत्था, रोड शो कर दिया योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। रुड़की में दर्दनाक सड़क हादसा, ईंट भट्टे की भरभरा कर गिरी दीवारें, मलबे में दबने से 6 मजदूरों की मौत, 2 की हालत गंभीर। कानून मामले में आया नया मोड़, कानून के समर्थन में उतरे साधु संत, राज्य सरकार से की जल्द कानून लागू करने की मांग। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुख्यमंत्री धामी का बयान, यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होने रिपोर्ट जारी करने की कही बात, कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कछुए का मांस बेचते हुए तस्कर को किया गिरफ्तार, वन अधिनियम एक्ट के तहत कार्रवाई कर भेजा जेल। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीरवाल दिवस के अवसर पर नई टिहरी स्थित टीला साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। इसी दौरान उन्होंने संगतों के साथ संकीर्तन करते हुए कार सेवा भी की। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन को वीरवाल दिवस एक स्मरण के रूप में मनाया जा रहा है। आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरवाल शहजादों को याद करने का कार्य किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक किशोर उपाध्याय, गुरुद्वारे प्रबंधक समिति के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को एक दिवसीय नई टिहरी भ्रमण के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने 2 किलोमीटर लंबे विशाल रोड शो में शामिल हुए। वहीं रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में स्थानीय जनता ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने नई टिहरी पहुंचे स्थानीय जनता, महिला स्वयं सहायता समूहों, युवाओं और स्कूली छात्र छात्राओं का अभिवादन करने के लिए आभार प्रकट किया। उत्तराखंड के रुड़की में मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। मंगलौर कोतवाली के लहबोली गांव में ईंट भट्टे की दीवार अचानक गिर गई और इसी दौरान आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर मलबे के नीचे दब गए, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई तो वहीं 2 की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक ईंट पकाने के लिए चिमनी में ईंट भरते समय यह हादसा हुआ और इस दौरान मजदूर काम ही कर रहे थे कि दीवार अचानक से भरभरा कर गिर गई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, दीवार के पास खड़े मजदूर मलबे में दब गए। इधर हादसे की जानकारी मिलते ही एसपी देहात समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की सहायता से मजदूरों को बाहर निकाला गया, जहां से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस के मुताबिक अब तक 5 शवों को बाहर निकाला जा चुका है, जबकि 3 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई थी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां एक मजदूर ने दम तोड़ दिया तो वहीं एसएसपी और डीएम ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और ग्रामीणों से बातचीत की। दीवार गिरने से 8 लोग इसमें दब गए थे, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु की अभी तक हम लोगों के पास सूचना है। वे 2 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। आगे की जो भी कार्रवाई है उसके लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, जो भट्टे के जो कुछ यहाँ पर परिवार हैं वो बता रहे कि भट्टे की लापरवाही में इसकी जो हाइट है उन्होंने बढ़ा दी गई है। इसमें जो भी पुलिस के पास कंप्लेन आएगी और नहीं भी आएगी, इसमें इसके खिलाफ हम लोग सख्त बद्रीनाथ
केदारनाथ मंदिर समिति के विश्राम गृह और धर्मशालाओं में मरम्मत कार्य और सामान आपूर्ति को लेकर घटिया गुणवत्ता का मामला सामने आया है और इसका खुलासा जांच के लिए गठित उप समिति की रिपोर्ट में हुआ। रिपोर्ट के आधार पर मंदिर समिति ने मरम्मत कार्य और विश्राम गृहों में सामान की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार का भुगतान रोक दिया। वहीं आपको बता दें कि चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने विश्राम गृह और धर्मशालाओं में मरम्मत का कार्य शुरू किया है, लेकिन यात्रियों ने गुणवत्ता को लेकर मंदिर समिति को कई शिकायतें की, जिसी को लेकर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने जांच के लिए उप समिति गठित की थी। उप समिति की रिपोर्ट पर अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने ठेकेदारों के भुगतान पर तत्काल रोक लगा दी और ठेकेदारों को 2 सप्ताह के भीतर दोबारा से काम शुरू करने के भी आदेश दिए। देखिए, इस वर्ष यात्रा काल प्रारंभ होने से पूर्व हमने जो हमारे विभिन्न स्थानों पर यात्रा मार्गों पर जो विश्राम गृह हैं उनमें मरम्मत के कार्य, सौंदर्यीकरण और इत्यादि के जो अन्य कई कार्य थे और इसके अलावा वहाँ पर विश्राम गृहों में जो सामग्री इत्यादि होती है उसके क्रय के लिए टेंडर इत्यादि निकाले थे और उस क्रम में जो कार्य वहाँ पर हुए हैं उसमें हमारे पास ये शिकायत आई थी कि उनमें गुणवत्ता ठीक से नहीं है। तो इन शिकायतों के आधार पर मैंने एक सब कमेटी गठित करी थी जिसने जांच रिपोर्ट हमको दी और उनकी संस्तुतियों के आधार पे हमने जो भी जहां पर भी गुणवत्ता युक्त कार्य नहीं हुआ है वहां पर उन ठेकेदारों के संबंधित ठेकेदारों के भुगतान रोकने के आदेश। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड में सियासी बयानों का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होने और जनवरी में इसकी रिपोर्ट भी जारी करने की बात कही है। इस बात को लेकर जहां एक तरफ भाजपा मुख्यमंत्री का आभार जता रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार को घेरते हुए भी नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूसीसी पर पिछले 1.5 साल से सिर्फ बयानबाजी ही देखने को मिल रही है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर गंभीर नहीं है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने पहले दिन से कहा था कि हम यूसीसी लागू करेंगे और इस कदम से सर्व समाज को ईमानदारी से एक आंख से भी देखा जाएगा। देखिए, यूसीसी के मुद्दे पर 1.5 साल से केवल बयानबाजी देखने को मिल रही है और सरकार कहती है कि अब जो है यूसीसी लागू होगा, तब यूसीसी लागू होगा। पहले भी जो है यूसीसी की जो चेयरमैन है रंजना देसाई जी, उन्होंने 6 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया गया, फिर भी यूसीसी का जो है कमेटी का समय बढ़ाया गया और पिछले 2 महीने से फिर मुख्यमंत्री की ओर से बयानबाजी हो रही। आखिर सरकार किसी भी मुद्दे पे गंभीर नहीं है, केवल यूसीसी पर चर्चा करके सरकार जो है जो राज्य के बड़े मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। इस सरकार की नीयत और मंशा साफ नहीं है, केवल बयानबाजी करके ये जो है अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। देखिए, युवा मुख्यमंत्री ने डे 1 से ये कहा था कि हम यूसीसी लागू करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक यूनिफॉर्मिटी लाएगा, सर्व समाज के लिए, कोई ऊपर कोई नीचे ना हो, सब ईमानदारी से सबको एक आंख से देखा जा सके कि ईमानदार कोशिश है। मुझे उम्मीद है कि युवा मुख्यमंत्री लगातार अपना 100% यूसीसी को लाने में दे रहे हैं। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, अपनी रिपोर्ट यूसीसी की अब सबके सामने मोटे तौर पे आ जाएगी अगले साल, उसे सबमिट कर दिया जाएगा। लाइनअप पूरी तरह से तैयार है और मैं ये मानता हूं कि हम इंतज़ार, शायद मुझे लगता है कि एक सही समय का युवा मुख्यमंत्री इंतज़ार कर रहे हैं कि जब यूसीसी को इम्प्लीमेंटेशन करते हुए हम आगे बढ़ा सकें। और नए साल के आगाज के साथ ही जनवरी में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होना है, जिसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि राम मंदिर का ताला कब खुला और कब उसमें पूजा अर्चना हुई, इस पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर जिस स्थान पर राम मंदिर बन रहा है उसका श्रेय भाजपा लेने में लगी हुई है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राम मंदिर पर कांग्रेस को शुरू से ही आपत्ति रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना था कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जबकि सब जानते हैं कि कांग्रेस सनातन विरोधी प्रक्रिया का निर्वहन करती है।
बीजेपी से प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर ताला कब खुला, पूजा कब शुरू हुई, उसका जवाब दे। अपने टाइम में इन्होंने क्यों नहीं किया? दूसरा, कोर्ट के निर्देशों पर आज वहां मंदिर बन रहा है, उसका श्रेय बीजेपी क्यों ले रही है? तीसरा, जो इन्होंने अरबों खरबों रुपया लोगों से चंदा किया राम मंदिर के नाम पे, उसका सदुपयोग या दुरुपयोग क्या हो रहा, उसका श्वेत पत्र तो जारी करे, क्योंकि मेरी जानकारी में काम तो सरकारी धन से हो रहा है, पैसा सरकारी लग रहा है। तो जो जनता से पैसा लिया गया वो कहाँ लगा है? पहले रामशिला में भी ये लोग पैसे ले गए और फिर उसके बाद राम मंदिर के नाम से भी इन्होंने चंदा किया है। आखिर वो चंदा कौन खा रहा है? जो सनातन विरोधी हैं उनके बारे में कोई व्यक्ति क्या बोलेगा? वो खुद ही अपने आप को बताते हैं कि हम सनातन विरोधी हैं। जब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा था तब इनके पेट में दर्द था, और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो ये कहती थी राम का कोई अस्तित्व नहीं है। कभी भी वहां पर अयोध्या गए तो 5 रुपए का बताशा भी नहीं चढ़ाना इन्होंने जरूरी नहीं समझा। आज सनातन की बात कर रहे हैं और जा रहे हैं मंदिरों में और बातें दिखा रहे हैं, ये उनके मुंह से शोभा नहीं देती है। सबको पता है, पूरी जनता को पता है कि ये सनातन विरोधी प्रक्रिया ये करते चले आए और करते रहते हैं। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर उठ रही मांग के समर्थन में संत समाज भी उतर आया है। ऋषिकेश निवासी संत गौरांग रघु महाराज ने सरकार से भू कानून की मांग पर जल्द निर्णय लेने का निवेदन किया है। श्री रामचंद्र आश्रम के महाराज संत गौरांग रघु ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में लगातार भू कानून को लेकर विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। राज्य सरकार जिस पर भी ध्यान नहीं दे रही, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने भू कानून को लेकर कमेटी का गठन कर दिया है। उम्मीद है कि कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप देगी, जिसके आधार पर भू कानून को लेकर बड़ा फैसला होगा। और भू कानून के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस समय कुछ युवा उसमें आंदोलित हैं और सरकार उनको देख भी रही है और सरकार ने संज्ञान लिया है, तुरंत कमेटी बनाई है। पहली कमेटी का प्रस्ताव आ चुका है, उस पर जो है विशेषज्ञों की समिति बना दी गई है और उसमें जल्दी ही कुछ अच्छा निर्णय होगा, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल में धामी जी की सरकार ने बहुत अच्छे निर्णय किए हैं, चाहे वो अतिक्रमण को लेकर के हो, चाहे वो कठोर नकल विरोधी कानून हो, चाहे वो कानून बना करके इस जो नकल माफियाओं का सिंडिकेट था उसको तोड़ने का काम हो। तो भू कानून भी अच्छा बनेगा और हमें विश्वास है कि भू कानून सही दिशा। दिनेशपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने आनंद खेड़ा दुर्गा एनक्लेव में कछुए का मांस बेचते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया आरोपी दुर्गापुर नंबर 1 दिनेशपुर का रहने वाला है। पुलिस क्षेत्राधिकारी तापेश कुमार ने कहा है कि वन्य जीव जंतुओं की तस्करी करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है और जिसके तहत 18 किलो 300 ग्राम कछुए के मांस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ वन अधिनियम एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। माननीय सीएम महोदय, डीजीपी महोदय और एसएसपी सर का निर्देशन है कि उत्तराखंड पुलिस को न सिर्फ एक प्रोफेशनल पुलिस बनना है बल्कि एक संवेदनशील पुलिस भी बननी है। इसी क्रम में हमारा थाना दिनेशपुर के जो बहुत कुशल नेतृत्व में हमारे एसओ दिनेशपुर हैं श्री अनिल जी, उनके नेतृत्व में जनपद उधम सिंह नगर में ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना इनकाइया पुलिस ने 3 किलो 10 ग्राम स्मैक बरामद की है। स्मैक के साथ ग्राम टुकड़ी नानकमत्ता निवासी सोना सिंह को गिरफ्तार किया गया और इस मामले में उप निरीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वहीं आपको बता दें कि सरकार के नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत प्रशासन ने अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध ऑपरेशन प्रहार अभियान शुरू किया है, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है और मादक पदार्थों की धरपकड़ जारी है। टीम लोहिया रोड में गश्त में थी, उसमें एसआई मनोज दे और उनके साथ अन्य पुलिसकर्मी जब गश्त कर रहे थे तो एक व्यक्ति उन्हें संदिग्ध अवस्था में दिखा, जिसके पास से 3.10 ग्राम इसमें बरामद हुई है। उक्त व्यक्ति सोना सिंह। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड मुहिम के तहत जनपद पौड़ी पुलिस भी नशे के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि बीते 1 वर्ष में एनडीपीएस एक्ट के तहत 50 से अधिक अभियोग पंजीकृत करते हुए एएनटीएफ और पुलिस टीम ने लगभग 5 किलो से ज्यादा अवैध चरस को बरामद किया गया। साथ ही 200 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया।
वहीं आप बताया गया कि अवैध नशा तस्करों के खिलाफ नशे की खरीद फरोख्त पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाते हुए कुछ मामलों में संपत्ति जब्तीकरण तक की कार्रवाई की गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो मुहिम है ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, उसके तहत पौड़ी पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल भी पुलिस द्वारा कोटद्वार पुलिस द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई, जिसमें हमारी एएनटीएफ की टीम भी सम्मिलित थी। 1 किलो 700 ग्राम चरस जो है वो बरामद की। मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के मुताबिक आने वाले 1 से 2 दिनों तक मौसम फिलहाल शुष्क रहने की उम्मीद है। हालांकि मैदानी जिलों में कोहरा छाया रह सकता है। वहीं 31 दिसंबर से 2 से 3 दिनों तक मौसम बदलने की उम्मीद है। प्रदेश में मौसम के बदलाव को लेकर मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि नए साल के मौके पर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में बारिश के साथ बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते कड़ाके की ठंड बढ़ने की उम्मीद है। देखिए, अगर आगे 3-4 दिन की बात करें तो जो है उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा और अगले 1-2 दिन में देखेंगे जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र हैं, विशेषकर जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर है, वहाँ पे सुबह के वक्त कोहरा छाने की उम्मीद है। तो मॉडरेट से लेकर डेंस जो है फॉग मिलने की संभावना है। उसके बाद जो है बात करेंगे 4 दिन बाद 30-31 के बाद जो है 30-31 और 1 तारीख में उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर है, वहाँ पर कहीं कहीं हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही जो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ। ऋषिकेश शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है। ऋषिकेश के साथ देहरादून, हरिद्वार, रुड़की और विकास नगर में संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने ई रिक्शा के नए पंजीकरण पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का प्रस्ताव जल्द ही भारत सरकार को भेजा जाएगा। भारत सरकार से प्रस्ताव पास होते ही ई रिक्शा के नए पंजीकरण पर रोक लगा दी जाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान समय में ऋषिकेश में ई रिक्शा की संख्या करीब 2500 तक पहुंच चुकी है। ई रिक्शा के चालक ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाकर हाईवे पर वाहनों को दौड़ाते रहते हैं। ऐसे में संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने मामले पर संज्ञान लिया। प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय शंकर पांडे ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में हरिद्वार रोड पर नो पार्किंग में वाहन खड़े करके नीलकंठ की सवारियां भरना वाहन चालकों को भारी पड़ गया। आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ने नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान काटकर जुर्माना लगाया है। वह दोबारा वाहन खड़े करने पर वाहन सीज करने की भी चेतावनी दी है। हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जीजीआईसी में वीरबाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में सिख समाज के शहीद साहिबजादे को श्रद्धांजलि देते हुए मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो वीर बाल दिवस है उन्होंने पूरे देश में, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में इसको मनाने का निर्णय किया है। हमारे मुख्य बाजपुर में सपा नेता अरविंद यादव ने 5838 एकड़ भूमि बचाओ प्रकरण को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें 20 गांव की भूमि बचाओ आंदोलन को लेकर समाजवादी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद यादव ने कहा कि 4 वर्ष पहले तत्कालीन जिलाधिकारी नीरज खैरवाल के आदेश पर भूमि मालिकों से उनका मालिकाना हक छीन लिया गया, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी मामले को लेकर लगातार आवाज उठा रही है और अब तक भी आंदोलन को समर्थन दे रही है। इस दौरान उन्होंने आरएसएस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि आरएसएस ने घुसपैठ कर आंदोलन को कमजोर किया है।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के खटीमा में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सभागार में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर श्यामवीर सिंह बतौर वशिष्ठ अतिथि मौजूद रहे और इस कार्यक्रम का सफल संचालन साहित्यकार महेंद्र प्रताप पांडे नंद ने किया। कवि सम्मेलन में छंदों पर आधारित अनेक मुद्दों पर कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया। कवि गोष्ठी में क्षेत्र के 22 प्रतिष्ठित कवियों ने गीत, गजल और कविताओं के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई टिहरी स्थित प्रताप इंटर कॉलेज बौराड़ी में आयोजित बेटी ब्यावराव क्यू कैथिंग में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 415 करोड़ की 160 विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 201 करोड़ की 44 योजनाओं का लोकार्पण और 214 करोड़ की 116 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनपद के महिला स्वयं सहायता समूहों के निर्मित उत्पादों, हस्तशिल्प और हस्तकला प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस मौके पर विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय, धनौल्टी प्रीतम सिंह, घनसाली शक्तिलाल राय समेत बड़ी संख्या में स्थानीय जनता मौजूद रही। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।